हेलो एवरीवन, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड जस्टिस इज चाइल्ड ऑफ फियर? ए प्लेटो, बी सेफलस, सी थ्राइसिमैकस, डी ग्लाइकन। निम्नलिखित में से किसने न्याय को भय का बच्चा कहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ग्लाइकन ने कहा कि न्याय भय का बच्चा होता है। जस्टिस एक चाइल्ड ऑफ फियर है। एक दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। और जो स्टेट है वो फियर, उसका नेचर ही है एक फियर, लोग डरते हैं उससे। और इसी पर आधारित ये एक आर्टिफिशियल संगठन है, एक कृत्रिम संगठन है। लेकिन इस बात से प्लेटो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। उन्होंने ग्लाइकन के इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द प्लेटो? प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? ए पॉलीमार्क्स, बी एरिस्टोफर, सी एनोमेलस, डी एरिस्टोक्लिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का एक मोटिव भी है। आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। पहले देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बहुत लोगों को लगता होगा कि प्लेटो का नाम सिर्फ प्लेटो ही था। ऐसा नहीं है। प्लेटो का जो ओरिजिनल नाम था वो एरिस्टोक्लिस था। उनका निक नेम था प्लेटो। अब उनका नाम प्लेटो क्यों पड़ गया, उन्हें प्लेटो क्यों कहकर लोग पुकारते थे? देखिए, क्योंकि उनका जो कंधा था वो बहुत चौड़ा था, जिसकी वजह से उनके फिजिकल टीचर ने उन्हें प्लेटो कह के पुकारना शुरू किया था। और इसी नाम से आज वो जाने जाते हैं, अपने निक नेम से, ना कि ओरिजिनल नेम से। एरिस्टोक्लिस आप बोलेंगे तो बहुत कम लोग जानेंगे, लेकिन आप अगर प्लेटो बोलेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे कि वेस्टर्न थिंकर हैं। और अगर आपसे कोई रीज़न पूछे कि एरिस्टोक्लिस का नाम प्लेटो क्यों पड़ा, तो उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न यही है कि इनके जो कंधे थे वो चौड़े थे, जिसके कारण इनके फिजिकल टीचर ने इनको प्लेटो कहकर पुकारा। बहुत से रीज़न होते हैं कि वो सुंदर थे या बहुत बुद्धिमान थे, इस वजह से उनका नाम प्लेटो था। लेकिन एग्जैक्ट रीज़न यही है कि उनका जो कंधा था वो बहुत चौड़ा था, जिसकी वजह से उनके टीचर ने उन्होंने प्लेटो कहकर पुकारा था। थर्ड क्वेश्चन है, हु सपोर्टेड द स्टेटमेंट दैट there should be a separation of political rights and economic power? किसने इस कथन का समर्थन किया कि राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए? ए एरिस्टोटल, अरस्तु जी ने, या प्लेटो, या फिर ऑप्शन सी मैकियावेली, डी हॉब्स। स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके पहले भी अगर आपने वेस्टर्न थॉट की जितने भी क्वेश्चन सीरीज करवाई हैं, अगर वो नहीं लगाई है, आप ज़रूर लगाइए। 1 से स्टार्ट किया करिए, लास्ट तक जितनी भी क्वेश्चन सीरीज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की हो चुकी हैं उन्हें आप अटेम्प्ट करिए। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं और एक्सपेक्टेड हैं, इसलिए आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्लेटो ने राजनीतिक अधिकार और आर्थिक शक्ति में सेपरेशन को सपोर्ट किया था, क्योंकि
प्लेटो ने कहा कि जो मोस्टली वर्ल्ड रूलर हैं वो इसको फॉलो नहीं करते, वो एक तरह से पॉलिटिकल राइट्स को और इकोनॉमिक पावर को मिक्स करके चलते हैं, इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन होते हैं, भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर। इसका सल्यूशन यही है कि रूल करने को उसे ही दिया जाए जो इकोनॉमिकली सेल्फिश ना होकर काम करे, अपने पॉलिटिकल राइट्स को अलग रखे और इकोनॉमिक पावर को अलग। इसी वजह से देखिए आप, प्लेटो ने साम्यवाद की भी बात की है, जहाँ पर उन्होंने सोल्जर क्लास और फिलोसफर क्लास को बिल्कुल अलग रख दिया कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, उनके पास कोई फैमिली नहीं होगी उनकी, जिसके कारण वो अपना सारा समय और अपना पूरा ध्यान स्टेट की भलाई के लिए लगा सकें। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, एरिस्टोटल स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज बिफोर द राइटिंग ऑफ पॉलिटिक्स। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की रचना के पूर्व कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? A 156, B 158, C 157, D 155। 156 या 158 या 157 या 155। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन देखिए एग्जैक्टली हो सकता है इस फॉर्म में ना आए, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है, जहां पर 156 भी लिखा हो सकता है या 158 भी, और आपको बताना रहेगा कि स्टेटमेंट रीजन के फॉर्म में है या स्टेटमेंट कौन सा सही है। इसलिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अरस्तु जी ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, the capital significance of Aristotle lies in the fact that he gave to politics the character of an independent science. Who made this a statement? अरस्तु की पूंजी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान के चरित्र को दिया था। यह बयान किसने दिया? ए कैटलिन, बी बार्कर, सी सेबाइन, डी डनिंग। इसका सही आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डनिंग ने माना कि प्लेटो ने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान के चरित्र दिया है, और ये बात सच भी है। प्लेटो ने राजनीति और नीति को एक दूसरे से सेपरेट करके पॉलिटिक्स को एक इंडिपेंडेंट साइंस की स्थिति प्रदान की थी। जबकि आप देखिए प्लेटो आप स्टडी किए होंगे तो उसमें प्लेटो ने पॉलिटिक्स और नीति को मिला दिया और इस स्टेट को एक मोरल इंस्टीट्यूट के रूप में दिखाया। लेकिन यहाँ पर देखिए अरस्तु जी ने पॉलिटिक्स को एक इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में पेश किया। ये डनिंग का स्टेटमेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज टेक्स्ट डिड लॉक सपोर्ट द रेवोल्यूशन? लॉक ने अपने किस ग्रंथ में क्रांति का समर्थन किया? ए एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बी अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, सी द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, डी टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर किस क्रांति की बात हो रही है? यहाँ पर ग्लोरियस ब्लडलेस रेवोल्यूशन की बात हो रही है, गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति की। बताइए कि लॉक ने अपने किस राइटिंग में इसका सपोर्ट किया था, रेवोल्यूशन का? देखिए ये सारी ही बुक्स लॉक की ही हैं, जॉन लॉक की, लेकिन जॉन लॉक में रेवोल्यूशन का सपोर्ट अपनी किताब टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट में किया था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? यहाँ पर क्रांति होने के बाद रिजल्ट हुआ था कि किंग के हाथों से जो पावर थी वो पार्लियामेंट को दी गई थी इस गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति में। सेवेंथ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट इज अ पॉजिटिव गुडनेस? किसके अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है? ए मैकियावेली, बी लॉक, सी हीगल, डी एरिस्टोटल अरस्तु।
इसका सही आंसर क्या होगा? आपने मैकियावेली पढ़ा है, लॉक भी पढ़ा, हीगल भी पढ़ा है और अरस्तु भी पढ़ा है। स्टेट के लिए किसका स्टेटमेंट है? मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर स्टेट पर वेरियस थिंकर्स के स्टेटमेंट दिए होते हैं, आपको मैच कराना होता है। इसलिए आप हर थिंकर का स्टेट के ऊपर व्यू जरूर पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। क्यों? देखिए, यहाँ पर अरस्तु जी के कहने का अर्थ ये है कि राज्य का कार्य केवल बुरे कामों अथवा क्राइम को रोकना ही नहीं, बल्कि मानव की नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर उसे आगे बढ़ाना भी है। और स्टेट अपने जो मेंबर्स हैं, जो प्रजा है, जो रहते हैं वहाँ पर लोग, सदस्य, उनको आत्मनिर्भर लाइफ की व्यवस्था करे, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और व्यक्तियों को सारे मीन्स प्रोवाइड कराए जिससे कि वो फिजिकल, मेंटल और मोरल डेवलपमेंट अपना कर सके, उनका नैतिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो, उनका बौद्धिक विकास हो, ये सारे स्टेट उनको साधन प्रोवाइड कराए। इसी वजह से अरस्तु ने राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में देखा है। 8th क्वेश्चन है, इन विच बुक डू वी फर्स्ट फाइंड हॉब्स आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर? मानव स्वभाव के संबंध में हॉब्स के विचार हमें सबसे पहले किस पुस्तक में मिलते हैं? ए लेवियाथन, बी डिसाइव, सी डी ह्यूमाइन, डी डी कॉर्पोर पॉलिटिको। ये बुक हॉब्स की ही लिखी हुई हैं। आप बताइए कि हॉब्स ने सबसे पहले किस पुस्तक में मानव स्वभाव को वर्णन किया था कि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है हॉब्स के अकॉर्डिंग? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डी कॉर्पोर पॉलिटिको में हॉब्स ने सबसे पहले मानव स्वभाव के बारे में लिखा था। उसके बाद हालांकि हॉब्स ने लेवियाथन में भी ह्यूमन नेचर डिस्क्राइब किया, लेकिन सबसे पहले डी कॉर्पोर पॉलिटिको में ही लिखा था, जिसमें कि उन्होंने क्या बताया था कि ह्यूमन सेल्फिश होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं और हमेशा वॉर में इंडल्ज रहते हैं और शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में ये बातें कि कहीं ना कहीं हॉब्स और मैकियावेली के जो ह्यूमन नेचर को लेकर व्यूज थे वो बिल्कुल मैच करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ जॉन लॉक? जॉन लॉक की समय अवधि क्या थी? ए 1631 से 1703, बी 1630 से 1702, सी 1632 से 1704, डी 1634 से 1706। 1631 से 1703, 1630 से 1702, 1632 से 1704 या फिर 1634 से 1706। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें टाइम पीरियड मैकियावेली का था, इसलिए आपसे मैं कह रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चन सीरीज ज़रूर लगाइए। अगर आपका कोई यूनिट तैयार है, आपको उस यूनिट का रिवीजन करना है, आपको उस यूनिट के क्वेश्चंस देखने हैं, आप ज़रूर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पर्टिकुलर जो यूनिट आपकी तैयार है, जिससे आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करिए और उसके क्वेश्चंस लगाइए। अलग अलग क्वेश्चन आपसे आए कि जॉन लॉक का बर्थ ईयर क्या था या डेथ ईयर क्या था। एग्जैक्टली आपसे टाइम पीरियड ही अगर पूछ लिया जाए तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि जॉन लॉक का बर्थ कब हुआ था और उनकी डेथ कब हुई थी। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1632 से 1704 ये जॉन लॉक का टाइम पीरियड है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ रेशनल लिबरलिज्म इज द बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द वर्क ऑफ जॉन लॉक। तर्क संगत उदारवाद की भावना जॉन लॉक के काम में सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होती है। ये किसका मानना है? डनिंग का या मैक्सी का या एवेस्टीन का या गिलक्रिस्ट का? देखिए, आपके सिलेबस में जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वेस्टर्न, वो इम्पॉर्टेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनके जो स्टेटमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इन्होंने जॉन लॉक के ऊपर ये टिप्पणी की है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब आप यहाँ पर कहिए कि डनिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, एबस्ट्रीन हमारे सिलेबस में नहीं है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इनके व्यूज़ ज़रूर आते हैं। हर जो भी आपके वेस्टर्न थिंकर इंक्लूडेड हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, उनके काम के ऊपर, उनके जीवन को लेकर के इनकी टिप्पणी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आप इस पर भी बिल्कुल फोकस करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एबस्टीन का ये स्टेटमेंट है कि सबसे अच्छी तरह से जो उदारवाद की भावना है वो जॉन लॉक के काम में ही दिखती है, क्योंकि देखिए जॉन लॉक ने कहा था कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, उसे जो काम करना है वह काम वो कर सकता है, और उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो चाहे जो धर्म अपनाए, जो रिलीजन उसको ओन करना है वो बिल्कुल कर सकता है, और जिस संप्रदाय का उसको मेंबर बनना है वो बन सकता है, और एक व्यक्ति कुशासन के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। इन सभी कारणों की वजह से देखिए उदारवाद को सबसे अच्छा जो भावना है वो जॉन लॉक के काम में ही दिखती है। इसी वजह से जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, हु हैज रेफुटेड द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस बाय कॉलिंग द जजेस लॉयंस अंडर द थ्रोन। न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे के सिंह कहकर किसने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है? ए मैकियावेली, बी जे.एस. मिल, सी हॉब्स, डी रूसो। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है हिंदी में पढ़ लीजिए, अगर हिंदी में आ रही है तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, बस आपका आंसर करेक्ट करना है, ये आपका एम होना चाहिए। भाषा कोई भी हो, अगर आपको समझ में आ रही है आप उसे पढ़िए, लेकिन आंसर करेक्ट करिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। थॉमस हॉब्स ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, प्रिंसिपल को बिल्कुल से रेफ्यूट कर दिया और कहा कि ये सिंहासन के नीचे के सिंह हैं, यानी कि अब यहाँ पर इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर इनका एकमात्र यहाँ पर कहना ये है कि न्याय का सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए, और वो है संप्रभु, सॉवरेन होना चाहिए, और शासक को न्याय का स्रोत कहा, जो सोर्स ऑफ लॉ है वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ रूलर होना चाहिए, और जस्टिस क्या है? वो लॉयंस अंडर द थ्रोन है। ये हॉब्स का स्टेटमेंट है। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट डज मैकियावेली मेक अबाउट द नेचर ऑफ मेन? मैकियावेली ने निम्नलिखित में से किस तर्क को पुरुषों की प्रकृति के बारे में बताया है? ए, दे आर नेचुरली डिसाइडफुल, वे स्वाभाविक रूप से धोखेबाज हैं। बी, दे आर नेचुरली कन्फ्लिक्ट प्रोन, वे स्वाभाविक रूप से परस्पर विरोधी हैं। सी, दे आर नेचुरली डिससेटिस्फाइड, वे स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट हैं। डी, दे आर नेचुरली इनकम्पिटेंट, वे स्वाभाविक रूप से अक्षम हैं। मैकियावेली के नेचर ऑफ मेन पे मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर को कैसे डिस्क्राइब किया था। अब आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। दे आर नेचुरली डिसाइडफुल, वे स्वाभाविक रूप से धोखेबाज हैं। मैकियावेली ने माना है कि जो ह्यूमन का नेचर होता है वो एक धोखेबाज का नेचर होता है, वो बहुत सेल्फिश होते हैं और किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनका हित होना चाहिए, जहाँ पर उनका फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पर वो आपको खड़े नहीं दिखेंगे। इस तरह का ह्यूमन नेचर मैकियावेली ने डिस्क्राइब किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, Why had a number of Italian princes of Machiavelli's time recently lost their state? मैकियावेली के समय में कई इतालवी राजकुमारों ने हाल में ही अपने राज्यों को क्यों खो दिया? ए, मैलिग्नेंट एक्ट्स ऑफ गॉड, परमात्मा का घातक कार्य के कारण। बी, प्लेग के कारण। देयर ओन मिलिट्री फॉल्स, उनके अपने सैन्य दोष के कारण। या फिर द इन्वेंशन ऑफ ब्रूचुअल मंगोल होर्ड्स,
क्रूर मंगोल भीड़ के आक्रमण के कारण। क्या कारण है आपको यहाँ पर बताना है कि माकियावेली के समय में जो इटालियन प्रिंस थे उन्होंने अपने स्टेट को लॉस्ट किया, उसके पीछे क्या कारण था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देयर ओन मिलिट्री फॉल्स। उनके अपने सैन्य दोष के कारण ही उन्होंने अपने राज्यों को खो दिया। अब देखिए, मैकियावेली ने अपनी किताब में आर्ट ऑफ वॉर में बताया है कि अगर कोई स्टेट वॉर में इंडल्ज होने जा रहा है, युद्ध कर रहा है, तो उसे भाड़े की सेना का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे वॉर में अपनी नागरिक सेना का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत डेडिकेटेड है अपने स्टेट के लिए, वो वहाँ पर अच्छे से लड़ेंगे। और ये बात मैकियावेली ने अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में अच्छे से मेंशन की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेरिडेटरी स्टेट इज नॉट वैलिड। मैकियावेली के अनुसार वंशानुगत राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य नहीं है। ए, सब्जेक्ट्स नेचुरली लव द रूलिंग फैमिली, विषय स्वाभाविक रूप से शासक परिवार से प्यार करते हैं। बी, दे शुड रिटेन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, उन्हें पारंपरिक संस्था को बनाए रखना चाहिए। सी, देयर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी अडॉप्टेड टू करंट इवेंट्स, उनकी पारंपरिक संस्था को वर्तमान घटनाओं के लिए अपनाया जाना चाहिए। डी, दे आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल देन न्यू स्टेट्स, समाचार राज्य, यहाँ पर न्यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर न्यू स्टेट होगा। न्यूज़ क्या है? नए राज्य, नए राज्य की बात हो रही है कि नए राज्यों की तुलना में उन्हें नियंत्रित करना अधिक कठिन है। बताइए, एक स्टेटमेंट इनमें से हेरिडेटरी स्टेट के बारे में गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दे आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल देन न्यू स्टेट्स, नए राज्यों की तुलना में उन्हें नियंत्रित करना अधिक कठिन है। ये स्टेटमेंट हेरिडेटरी स्टेट के बारे में मैकियावेली ने नहीं कहा है। 15th क्वेश्चन है, हु सेड अबाउट हॉब्स दैट he was the first to see that the idea of sovereignty lies at the very root of the whole theory of state and the first to realize the necessity of fixing precisely where it lives and what are its function and its limit। हॉब्स के बारे में किसने कहा कि वह पहली बार यह देखना चाहते थे कि संप्रभुता का विचार राज्य के पूरे सिद्धांत के मूल में है और सबसे पहले यह तय करने की आवश्यकता को महसूस करना है कि वह कहाँ रहता है। ए, सेबाइन, बी, डॉयल, सी, वैगन, डी, एबस्टीन। ये किसका स्टेटमेंट है हॉब्स के लिए कि उसने सबसे पहले सॉवरेनिटी को एक तरह से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि उसकी क्या पावर होनी चाहिए, क्या फंक्शन होना चाहिए, क्या लिमिट होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? और आपने भी हॉब्स की सॉवरेनिटी को पढ़ा होगा, देखा होगा कि हॉब्स ने सॉवरेन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, सारे पॉइंट्स दिए हैं कि एक संप्रभु को क्या क्या ज़रूरी है, कितनी पावर उसके पास होनी चाहिए। देखिए, ये स्टेटमेंट है वैगन की, इन्होंने ही ये कहा है कि संप्रभु का विचार राज्य के सिद्धांत के मूल में सबसे पहले हॉब्स ने सबसे अच्छे से दिया है। हॉब्स ने देखिए अपने संप्रभुता में को सीमित कर दिया और संप्रभु को न्याय का स्रोत के रूप में दिखाया और माना कि जो संप्रभु है वो युद्ध और शांति का निर्णायक होता है और अनडिवाइडेबल है, अविभाज्य है। इसी वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट हॉब्स के लिए दिया है। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हैं, और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है।
और इस वीडियो को आपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो सीनियर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज नहीं लगाई हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्वेश्चन सीरीज ज़रूर लगाइए। एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप सारे क्वेश्चंस लगाइए, सीरीज 1 से स्टार्ट करिए, लास्ट तक सारे क्वेश्चन सीरीज लगाइए। अपने कमेंट में आप मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल बेल आइकन दिया होगा, उसे आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।